हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस में। हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन कोर्स चालू कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम होना है फ़ेब में। शायद आप लोगों के बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करें जो आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। मतलब ये कंप्लीट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है ना। उसके बाद चैप्टर्स जैसे जैसे कंप्लीट होंगे हम इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करते चलेंगे, जिसके चांसेस होंगे कि एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चंस आ सकें। तो आप इन वीडियोस को देखते हैं अगर, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपने पहले मतलब कितनी पढ़ाई करी है कितनी नहीं, लेकिन इसको देखने के बाद मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर चांसेस है कि आपके अच्छे मार्क्स बोर्ड में आएंगे, है ना। तो एटलीस्ट इन्हें ज़रूर पढ़ें आप। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, मतलब मानव प्रजनन, रिप्रोडक्शन का मतलब तो आपको मालूम होगा, बच्चे पैदा करना, है ना। जिसमें एक मेथड असेक्सुअल होता है, दूसरा सेक्सुअल होता है। तो असेक्सुअल मेथड में क्या होता है कि कोई एक पेरेंट होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक सेल है ना। तो इसको किसी दूसरे की ज़रूरत होती ही नहीं है। ये क्या करता है ना, अपने ही बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। फिर ये दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है, तो बाकी जो दो पार्ट्स बनते हैं ये दोनों एक नए जीव बन जाते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी बात हम करेंगे किसी दूसरे वीडियो में, ठीक। चलिए, तो फिलहाल अभी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। भले ही ये क्रैश कोर्स होगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, है ना, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल मेथड है। सेक्सुअल मेथड मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो पेरेंट की ज़रूरत होगी, है ना। दो पेरेंट की ज़रूरत होगी, और दो पेरेंट में एक पेरेंट का मेल और दूसरे का फीमेल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेल और फीमेल का जो बॉडी है, जो शरीर है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कहते हैं ना, उसका मोटिव, उद्देश्य क्या है, तो वेरिएशन लाना। मतलब जो बच्चे हमें पैदा करना है उसमें बदलाव हो, कुछ चेंज आए। तो इसलिए हम दो डिफरेंट पेरेंट लेते हैं। तो यहाँ पे एक मेल पेरेंट ले लेते हैं और एक फीमेल पेरेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप बेसिकली देखेंगे ध्यान से, तो मनुष्यों में, इंसानों में क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, और वो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, सांस लेने के लिए हमारे बॉडी में कोई एक अंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। उसके लिए कुछ अंगों का एक समूह होता है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। जैसे मान लीजिए कि नोज हो गया, है ना, उसके साथ साथ गला, यानी कि जिसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं, है ना। फेरिंग्स के बाद आ जाता है ट्रैकिया, फिर बहुत सारे पार्ट्स जो लंग्स में अवेलेबल होते हैं। तो ये सब मिल करके सांस लेने में हमारी मदद करते हैं। तो इनको एक साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, समझ रहे बात। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है ऑर्गन्स का, जो क्या करता है, एयर को बॉडी में अंदर भेजने में और उसको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। तो उसी तरह से रिप्रोडक्शन के लिए हमारे बॉडी में जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें भी क्या होंगे, कुछ पार्ट्स अवेलेबल होंगे, मतलब कुछ पार्ट्स इसमें भी होंगे। मेल में अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, फीमेल में अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तभी तो हम लोग मेल और फीमेल, मतलब अलग अलग बॉडी डिज़ाइन हमारा डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक। तो यहाँ होता क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे, तो भले ही हम देखते हैं कि यहाँ पे मेल बॉडी और फीमेल बॉडी का मीटिंग होता है ना, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे तो मेल से एक सेल बनता है। मतलब मेल अपने बॉडी से क्या करता है, एक खास तरह का सेल बनाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्पर्म। और बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेट बोलते हैं, ठीक है, गैमेट बोलते हैं। और फीमेल अपने बॉडी से एक खास तरह का सेल बनाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवम, है ना। यानी कि ओवम और स्पर्म, आपको मालूम है ये है क्या, जरा गौर करेंगे। आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, वो ख़राब हो गया। एक और फ़ोन है आपका, मतलब आपके पास बेसिकली दो फ़ोन्स हैं, दोनों ख़राब हो गए। अब आप एक नया फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं,
चलिए आपने एक नया फ़ोन ले भी लिया। अब आप क्या करेंगे कि फ़ोन को फ़ोन में तो घुसाएंगे नहीं ना। फ़ोन में जो भी डेटा है, जैसे म्यूज़िक है, मतलब वीडियोज़ है, फ़ोटोज़ है, तो ये सब क्या करेंगे आप इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसका बहुत तरीका है। एक तरीका क्या है कि एक मेमोरी कार्ड इसमें लगाएंगे और सारे डेटा को कॉपी करके इसमें भेज देंगे, है ना, इसमें कॉपी कर देंगे। फिर इसमें से भी वही काम करेंगे, इसका सारा डेटा इसमें कॉपी। तो ये जो फ़ोन है ना बिल्कुल इसके जैसा होगा ना इसके जैसा होगा, क्योंकि दोनों के डेटा इसमें है ना। तो दोनों के डेटा होने के बाद ये इन दोनों से अलग हो जाएगा, क्योंकि इसके पास दोनों है, मिक्सचर है। ठीक वही काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मेल के बॉडी का सारा कैरेक्टर स्पर्म लेते हुए आता है, फीमेल के बॉडी का सारा कैरेक्टर ओवम लेते हुए आता है। फिर दोनों मिलते हैं। अब इनके मिलने का जो जगह है वो फीमेल के बॉडी में ही है ना। मतलब जो जगह है, जो प्लेस है, वो फीमेल का बॉडी है। वहां पे ये दोनों गैमेट्स मिल करके एक नया सेल बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। ठीक है। फिर ये जाइगोट बहुत तेजी से डिवाइड करते 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 अगले 9 महीने में एक कंप्लीट बेबी बन जाता है, एक फीटस बन जाता है। उसके बाद वो पैदा होता है, फिर धरती पे, मतलब उसके बाद उसकी जो जीवनचर्या है वो चलते रहती है। तो अगले 9 महीने में शरीर के सारे अंग बना दिए जाते हैं। सोचिए, एक सेल से एक पूरे बॉडी तक का सफर 9 महीने में वो पूरा कर लेता है ना। तो वही चीजें हैं। अब चलिए समझते हैं। तो कुछ स्टेप्स होते हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन में कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कोई भी काम का एक स्टेप होता है ना। जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए कुछ भी बनाना है ना। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है ऑमलेट, तो आप पहले क्या करेंगे भाई, आप मार्केट से एग खरीद के लेके आएंगे, है ना। फिर किचन में आएंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। फिर आप पैन लेंगे, फ्राई पैन में क्या करेंगे, उसको तेल डालेंगे। फिर आप वेजिटेबल्स चॉप करेंगे, मतलब प्याज काटोगे, मिर्च काटोगे। फिर उसको क्या करोगे, मैरिनेट करोगे, मिलाओगे, फिर जा करके उसको डाल दोगे। फिर यानी कि 3-4 स्टेप में आपका ऑमलेट तैयार हो जाएगा। क्लियर है बात। तो उसी तरह से हर काम में कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। तो मतलब बच्चे बनाने तक के सफ़र में एक लंबा प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस चलता है। तो एक एक स्टेप से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, तो अगर हम बात करें, जो पहला स्टेप होगा ना वो होगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, इसमें एक वर्ड है गैमेटो, ठीक है ना। गैमेटो एक वर्ड है, गैमेटो वर्ड बना है गैमेट से, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब बनाना। यानी कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, गैमेट का बनाना। जो सबसे पहली ज़रूरत है वो गैमेट बनाना है। अरे गैमेट बनेगा तभी तो फिर दोनों गैमेट्स मिलेंगे। लेकिन गैमेट से भी पहले का एक प्रोसेस होता है जो होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब बॉडी का उस तरह से मैच्योर होना, जो हम 8th क्लास में पढ़े होंगे। आपने प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा बॉडी किस तरह से 10-12 ईयर्स के बाद मैच्योर होना स्टार्ट होता है, गैमेट्स बनाना स्टार्ट करता है ना। तो खैर वो आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट 2 तरह के होंगे, मेल में ओवम का फॉर्मेशन होगा, फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होगा, और मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो ओवम के फॉर्मेशन को ना ऊजेनेसिस बोलते हैं, ऊजेनेसिस। ये पूछ सकता है सवाल, ध्यान रखिएगा। और स्पर्म के फॉर्मेशन को, स्पर्म के बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और ये किस में होगा, मेल में, बेसिकली मेल में होगा, ये तो जाहिर सी बात है। फिर आता है इंसेमिनेशन। सेकेंड स्टेप आपका क्या हो जाएगा, इंसेमिनेशन। पहला हो गया गैमेटोजेनेसिस। अब क्या होगा, गैमेट तो बन गया, अब फिर मेल को क्या करना होगा, गैमेट को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करना होगा, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक है। ये स्टेप्स भी याद रखने होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टेप को इधर उधर करके दे देता है, आपको कहेगा कि प्रॉपर वे में अरेंज करिए। अगला स्टेप आएगा आपका फर्टिलाइजेशन। चलिए, गैमेट को भेज दिया गया, है ना, गैमेट को भेज दिया गया, गैमेट बन गया, गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेट भेज दिया गया, इंसेमिनेशन हो गया। अब दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलेंगे तो फर्टिलाइज करके दोनों सेल्स आपस में मिल करके एक सेल बनाएंगे, इसको बोलते हैं जाइगोट। तो ये जो प्रोसेस से बनेगा दैट विल बी कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसके बाद ये डिवाइड करेगा, है ना, डिवाइड करेगा। डिवाइड करते करते जो चीज़ बनेगा ना, क्लम्प ऑफ एक सेल का एक क्लम्प बन जाएगा, उसको बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट।
ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट होगा। मतलब ब्लास्टोसिस्ट है क्या एक्चुअली, तो ये सेल डिवाइड करके कुछ नंबर ऑफ सेल बनाएगा, उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। फिर वो ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, फीमेल के यूटरस में जा करके इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट का मतलब फिक्स हो जाएगा वहाँ पे, तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। उसके बाद उसका और ग्रोथ होगा, ग्रोथ होते होते क्या हो जाएगा, वो एक एम्ब्रियो बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। उसके बाद 9 मंथ्स के बाद बच्चा तैयार हो जाएगा, फिर उसका जन्म हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। चलिए क्लियर है बात। चलिए अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर हो सके इसलिए मैंने डायग्राम वाले नोट्स लिए हैं। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। ये है बच्चों टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में बात कर ले हम लोग। टेस्टिस मेल ग्लैंड है, जिसको आप गोनैड भी कहते हैं। ये वर्ड पूछ सकता है, पूछेगा मेल गोनैड्स तो बोलिएगा टेस्टिस, फीमेल गोनैड्स तो बोलिएगा ओवरीज। बात क्लियर है। इसका काम क्या क्या है, 2 काम है इसके। एक तो गैमेट बनाना यानी कि स्पर्म बनाना, और एक काम है हार्मोन बनाना। स्पर्म फॉर्मेशन एंड हार्मोन फॉर्मेशन डुअल फंक्शन करता है। तो ये एक मिक्स्ड ग्लैंड की तरह काम करेगा, है ना। ग्लैंड किसको बोलते हो, जो हार्मोन्स बनाते हैं। तो ये हार्मोन भी बनाएगा और गैमेट भी बनाएगा, सेल भी बनाएगा। तो ये हमारा मेन ऑर्गन है। ये हट जाए, निकल जाए तो फिर सारा कहानी खत्म, है ना। ये है टेस्टिस, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, स्क्रॉटम में। स्क्रॉटम जिसको आप जनरली हाइड्रोसील के नाम से जानते हैं। तो ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहता है ना। ऐसा इसलिए रहता है, होता क्या है ना कि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं ना, उनको सही ढंग से रहने के लिए टेम्परेचर का बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 डिग्री तक कम होना जरूरी है ना। तो बॉडी गर्म होता है, तो अगर बॉडी से क्या करें, मान लीजिए कि ये आपका बॉडी है, तो अगर बॉडी गर्म है तो अगर इससे थोड़ा दूर कर दे टेस्टिस को, तो इसके टेम्परेचर से ये थोड़ा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो टेम्परेचर को कम करने के लिए इसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, ताकि उसमें स्पर्म, शुक्राणु का जो फॉर्मेशन है वो ढंग से हो सके, उसी टेम्परेचर में वो रह सकते हैं, है ना। चलिए, तो स्क्रॉटम की बात करें तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, है ना। आगे पढ़ेंगे, इसमें स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। फिर यहाँ से स्पर्म बनते हुए एक डक्ट से बाहर निकलता है। ये वो डक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। याद रखना पड़ेगा, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। फिर ये डक्ट जाके आगे जा करके मिल जाता है एक दूसरे ग्लैंड से, इस ग्लैंड से। इसका नाम है सेमाइनल वेसिकल, है ना। सेमाइनल वेसिकल एक्चुअली क्या करता है, एक फ्लूइड रिलीज करता है, एक वाइटिस फ्लूइड रिलीज करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्पर्म के नरिशमेंट यानी पोषण के लिए जरूरी हैं। यानी कि अगर सेमाइनल वेसिकल निकाल दें तो स्पर्म जिंदा नहीं रह पाएगा, इवन वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसको आगे बढ़ने के लिए एक फ्लूइड की जरूरत होती है, मतलब एक द्रव्य की जरूरत होती है, जो कि कौन बना देता है, सेमाइनल ग्लैंड। ये एक पेयर में प्रेजेंट रहता है, याद रखिएगा। सेमाइनल वेसिकल 1 पेयर्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद बात करें तो यहाँ से एक डक्ट, सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट बनता है जिसको इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं, याद रखना पड़ेगा। यहाँ से इजैक्यूलेशन होता है। इजैक्यूलेशन का मतलब होता है निकलना, यानी कि यहाँ से स्पर्म होते हुए आता है सेमाइनल वेसिकल में, फिर स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड दोनों मिलकर के बनाते हैं बच्चों सीमेन। क्या बनाते हैं, सीमेन, ठीक है। फिर यहाँ से इसका इजैक्यूलेशन होता है, फिर आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ग्लैंड मिलता है, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या है कि इसका काम इसमें कुछ नहीं है, ये जो एरिया है ना, ये जो डक्ट है, जो यूरेथ्रा है ना, इसको क्या करता है ना, सीमेन निकलने से पहले ये पहले ही कुछ फ्लूइड रिलीज कर देता है, ऑयली फ्लूइड। वो क्या करता है, इस पूरे पाथ को क्लीन कर देता है। क्लीन क्यों करेगा भाई, क्योंकि मेल्स में क्या है ना कि जो यूरेथ्रा है वो यूरिन यानी पेशाब और सीमेन दोनों के लिए एक ही रास्ता है। तो पेशाब क्या होता है, कई बार एसिडिक हो सकता है, तो वो सीमेन में स्पर्म को मार सकता है। तो इसीलिए पहले ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड उसको क्लीन कर देता है, ताकि सीमेन अच्छे से आ सके, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। फिर ये एक अपर्चर से खुलता है बाहर, है ना, जिसको हम लोग मीटस बोलते हैं, और इसके बाहर एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको हम लोग पीनस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये एक जेनाइटल ऑर्गन है, जेनाइटल ऑर्गन है ना, मेल का जेनाइटल ऑर्गन है। इसे यूरिन करने के
काम भी आता है और फीमेल में स्पर्म ट्रांसफर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। आगे वाले स्ट्रक्चर को ग्लैंस पीनस बोलते हैं और उसको जो स्किन कवर करा रहता है उसको बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज 4 मेन पार्ट्स, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, डक्ट्स का मतलब वो नलियां जो चीज़ों को आगे तक लेके जाएंगी, फिर ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो मैंने बताया पीनिस। ठीक है, ये 4 मेन पार्ट्स होंगे। फिर डक्ट्स में कुछ पार्ट्स अलग अलग होंगे, फिर ग्लैंड्स कई टाइप्स के होंगे, उनको भी हम लोग देखेंगे। चलिए एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं सबके। पहला है टेस्टिस, प्लूरल टेस्टिस होगा लेकिन यहाँ पे आई होगा। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए सिचुएटेड इन द पेल्विक रीजन आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, जो मैंने आपको पहले बता दिया। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब होता है बच्चों जो स्टमक पेट का रीजन है ना, बेली का, है ना, तो वो पूरा रीजन कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। तो टेस्टिस बॉडी के अंदर नहीं रह सकता है क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई होता है, इसीलिए उसको बॉडी के बाहर कर दिया जाता है एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या है, तो एक मस्कुलर सैक मतलब होता है गोल थैला जैसा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स एंड प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस, जो टेस्टिस को कंटेन भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। और ये क्या है, तो कहता है पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मेल जेनिटिलिया एंड इज लोकेटेड बिहाइंड द पीनिस, और ये पीनिस के पीछे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए, द टेस्टिस आर प्लेस्ड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी सो एज टू मेंटेन अ टेम्परेचर दैट 2 से 2.5 डिग्री लोअर, है ना, देन द एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। द लोअर टेम्परेचर इन टेस्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, बता दिया मैंने, स्पर्म को बनाने के लिए टेम्परेचर का थोड़ा कम होना बहुत जरूरी है। देन कम्स टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ओवल का मतलब होता है कुछ इस तरह के शेप का होगा, और इसका जो लेंथ होगा वो 4 to 5 सेंटीमीटर लंबा होगा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ईच टेस्टिस, हर टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम लोग टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि सपोज करिए ये टेस्टिस बनाया, तो इसमें ना बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट होंगे, लगभग 250 कंपार्टमेंट होंगे, इसको बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल, है ना। फिर इसके अंदर टेस्टिक्युलर ट्यूब्यूल होगा, बेसिकली उसमें जाकर के स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो पहले क्या बोलिएगा, टेस्टिस, उसके बाद टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसके बाद टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल, तब जाकर के यहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। चल सो बेसिकली क्या है आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिसमें मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और वास्ट डिफरेंस होंगे। तो ये अब फिर से हम लोग देखते हैं, ये आपके क्या है, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं लोब्यूल्स। ठीक है, ऐसे ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होंगे, और इसके अंदर जो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्म बनेंगे, फिर इसके बनने के बाद ये यहाँ से निकलेंगे और फिर यहाँ पे ये जमा होते हैं, कहाँ पे, एपिडिडाइमिस में। फिर यहाँ से मैच्योर होने के बाद ये यहाँ से वास्ट डिफरेंस होते हुए निकल जाते हैं। चलिए ठीक है, देखिए, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मैंने पहले बता दिया। मान लीजिए कि मैंने एक लोब्यूल बनाया, तो इसके भीतर 2 से 3 बहुत ज़्यादा कॉइल्ड मतलब मुड़े हुए स्ट्रक्चर्स होंगे, जिसको आप क्या बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, उसमें ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, सपोज करिए टेस्टिस को काटा गया है, फिर काट के हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या क्या है। देखिए, ये कुछ खास तरह के ना बच्चों सर्टोली सेल्स होते हैं। सर्टोली सेल्स का मेन काम होता है इनमें बन रहे स्पर्मेटिड्स के लिए नरिशमेंट देना है, मतलब उनको खाना पानी देना है ताकि वो जिंदा रह सके। ठीक है, ये है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम स्पर्म बनने के पहले के सेल्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया। ये है लीडिंग सेल्स, यही वो सेल्स हैं जो हार्मोन्स बनाने के काम करते हैं। जो मेल हार्मोन्स क्या होता है, एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरॉन, और ये आपका बेसल लैमिना है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सराउंडेड होता है, यही बना। इसी में कुछ खास तरह के जर्म सेल्स होते हैं
जो डिवाइड करते 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 क्या करते हैं, स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्पर्म है ना, देखिए पहले गोल स्पर्म बनता है, फिर स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से, याद रखना पड़ेगा, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से एक गोल स्पर्मेटिड बनाया जाता है स्पर्म में, या फिर स्पर्मेटोजोआ इसको आप बोल सकते हैं, यानी उसमें नेक टेल ये सब बाद में बनाया जाता है। किस प्रोसेस से, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में। ठीक है, क्लियर है, चलिए तो एक बार पढ़ लेते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल कहाँ है, सेमिनिफेरस लोब्यूल के अंदर, कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, मेनली 2 टाइप के सेल होंगे इसमें, एक स्पर्मेटोगोनिया होगा जो बाद में स्पर्म बनाएगा, और दूसरा होगा सर्टोली सेल जो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही लिखा हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो इमेच्योर मेल गैमेट होते हैं। इमेच्योर का मतलब बाद में मेच्योर होंगे, कब, जब उनमें टेल वगैरह नेक वगैरह बना दिया जाएगा। ठीक है, अंडरगो मियोसिस, मियोसिस डिवीजन करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक स्पर्मेटिड है ना, ये क्या किया, पहले 2 ठो स्पर्मेटिड में डिवाइड हुआ, फिर ये क्या करेंगे ना, मियोसिस करके, मियोसिस 1 मियोसिस 2 प्रोसेस होगा, उस तरह से ये क्या करेंगे, एक्चुअली स्पर्मेटिड बना देंगे। तो अभी इमेच्योर है, बाद में स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में इसमें क्या करेगा, स्पर्म बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। कहता है कि जितने भी स्पर्मेटोगोनियम होते हैं वो डिप्लॉयड होता है और उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। याद रखिएगा ये बात। ये डिवाइड होके मियोसिस जब करेगा ना, मियोसिस एक ऐसा डिवीजन होता है, जैसे मान लीजिए इसमें क्रोमोसोम 2 है, तो अगर ये मियोसिस डिवीजन करेगा ना तो क्रोमोसोम जो है आधा कर देगा, ये जो 2 सेल्स बनाएगा उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देगा, इतना याद रखिएगा। तो स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होते हैं, मतलब क्रोमोसोम पेयर में होता है। मियोसिस करने के बाद जब स्पर्मेटिड बनाते हैं तो उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है उसको हाफ कर देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्रोमोसोम का नंबर हाफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पर्म को फिर किससे मिलना है, ओवम से मिलना है, तो इसका हाफ क्रोमोसोम इसका हाफ क्रोमोसोम मिलेगा तो बाद में अपने आप पेयर में हो जाएगा, है ना। तो इस मैथ्स को परफेक्ट बनाए रखने के लिए गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हैप्लॉइड सेल्स। याद रखिएगा, तो पूछ देगा गैमेट हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड, तो बोलेंगे हैप्लॉइड। ठीक है, चलिए उसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। टिश्यूज़ के बीच में जो खाली स्पेसेस होता है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स, बाकी दूसरे सेल्स, बाकी कुछ हार्मोन्स, है ना, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। इनमें एक और सेल प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल, जो मैंने आपको बताया। ये क्या करेंगे, हार्मोन्स बनाएंगे, एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन किसको बोलते हैं, मेल हार्मोन को एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फिर बच्चों आता है एक्सेसरी डक्ट्स। जैसे मैंने बताया आपको ये टेस्टीज है, तो टेस्टीज से क्या होगा, एपिडोडाइमिस निकलेगा, फिर ये डक्ट एक बाहर जाएगा, वास डिफरेंस, फिर जाकर के ये सेमाइनल वेसिकल से मिलेगा, फिर ये डक्ट आगे आएगा, फिर यूरेथ्रा में मिलेगा। तो ये डक्ट है, तो इन डक्ट्स के बारे में हम लोगों को देखना है। तो कहता है कि पहला डक्ट जो है वो रेटेड टेस्टिस, जो टेस्टिस के जस्ट सटा हुआ होगा, उसके वास इफरेंसिया थोड़ा दूर होगा तो वास इफरेंसिया, फिर माफ़ करेंगे, जैसे मान लीजिए टेस्टीज है तो यहाँ पे हाईली कोइल स्ट्रक्चर जो है इसको रेटेड टेस्टीज बोलते हैं। फिर जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा इसको वास इफरेंसिया, थोड़ा आगे वाला, फिर आगे बढ़ जाएगा और बड़ा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे एपिडिडाइमिस। तो ये आपको पैटर्न याद रखना पड़ेगा, पहले रेटेड टेस्टिस बोलना पड़ेगा, फिर वास इफरेंशिया बोलना पड़ेगा, फिर वास डिफरेंस। ये बातें आपको याद रखनी होंगी, है ना। फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा। ये इसका सीक्वेंस है, सीक्वेंशियल फॉर्म में याद रखना जरूरी है ना। तो रेटेड टेस्टिस, वास इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस ये मेन डक्ट्स हैं जो स्पर्म को कंडक्ट करेंगे, आगे तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, बाकी ये मैंने बातें आपको बता दी हैं, है ना, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक बार फिर मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। चलिए, These are the ducts that connect the seminiferous tubule of the testis to the vas efferentia। जो मैंने आपको, जैसे मान लीजिए टेस्टिस है तो जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, तो सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स एक साथ मिलेंगे, उसी को बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। तो ये वाला जो पार्ट है इसको रेटेड टेस्टिस बोलेगा। ये कहाँ जाके मिलेंगे,
तो ये मिलेंगे आपको वास इफरेंशिया में। आगे का जो एक डक्ट होगा उसको क्या बोलिएगा, यहाँ पे बहुत सारे डक्ट्स होंगे, ये रेटेटेस्टिस, फिर एक डक्ट वास इफरेंशिया, फिर जाकर के एपिडिडाइमिस, है ना, फिर उसके बाद वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, जो मैंने आपको बता दिया था पहले ही। ये यूरेथ्रल मीटस, तो पीनस के सबसे आगे जो एक ओपनिंग होता है जहाँ से यूरिन बाहर आता है, सीमेन बाहर आता है, उसी ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटस। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका टेस्टिस है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इसके भीतर ट्यूब्यूल्स होंगे, ये यही है रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस। यहाँ से स्पर्म होते होते आगे बढ़ेगा, वास डिफरेंस से आगे जाएगा, आगे गया सेमिनिफेरस, माफ़ करेंगे सेमाइनल ग्लैंड से मिलेगा, फिर इधर भी वही चीज़ होगा, पेयर में मैंने आपको बोला था, फिर ये दोनों आके आपके मिलेंगे। यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसके बारे में बात करेंगे ग्लैंड वाले टॉपिक में। फिर आगे बढ़ते हुए यूरेथ्रा से यहाँ पे है मीटस, यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में दूसरे टॉपिक में बात करते हैं। थैंक यू।